हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ द कॉमर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट। सो गाइस, आज के क्लास में मैं तेजस सर आप सबका करता हूं स्वागत। आज की क्लास ये जो रहने वाली है ये 12th वाले बच्चों के लिए रहने वाली है जिनका अभी एग्ज़ाम है। ठीक है, तो आज की क्लास में सर हम करने क्या वाले हैं, तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं सारे के सारे चैप्टर्स के MCQs। बराबर है, तो सारे चैप्टर्स के जो MCQs है वो आपको आज की क्लास में मिलने वाले हैं। लेकिन ये जो क्लास रहेगी MCQ क्लास की वो चैप्टर वाइज डिवाइड रहेगी। जिसको जिस चैप्टर्स के MCQs अगर आपको समझने हैं आप जाके उसको देख सकते हैं। समझ में आया क्या? तो आज की क्लास में हमको सारे के सारे MCQs ही करने हैं। हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से और एंड करेंगे चैप्टर नंबर लास्ट पे। सभी चैप्टर्स के MCQs आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट ये वीडियो अगर आपने अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। उनको बोलिए कि ये MCQs के क्वेश्चंस है, MCQ जितने भी टेक्स्ट बुक्स में दिए हैं सारे के सारे MCQ आज हम करने वाले हैं। और यकीन मानिए टेक्स्ट बुक के बाहर का एक भी MCQ आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। बराबर है क्या? बात समझ में आई क्या? डन? ओके सर, आपको कैसे पता बोर्ड का एग्जाम पेपर आपको मालूम है क्या? तो ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा कभी भी किसी भी टीचर को पेपर पहले से ही पता नहीं होता है। ठीक है क्या? हर एक पर्सन, हर एक टीचर अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सारी चीज़ें बताते हैं। और अगर आपके टीचर्स ने आपको जो बातें बताई है वो पेपर में आ जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन टीचर्स को पेपर पहले से पता था। ऐसी अफवाहें बिल्कुल ना फैलाए। ठीक है, बराबर है। टीचर्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने एक्सपीरियंस से, जो बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो अच्छे अच्छे पढ़ाते हैं तो वो लोग सारे अपने एक्सपीरियंस से अपने बच्चों को सारी चीज़ें बताते होते हैं। ठीक है, तो चलिए खैर इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। आज MCQ सॉल्व करने वाले हैं। तो MCQ सर ज़रूरी क्यों है? तो MCQ कुछ बच्चों के लिए ज़रूरी है, कुछ क्या सारे बच्चों के लिए ज़रूरी है, लेकिन किस तरीके से ज़रूरी है वो मैं बताता हूँ आपको। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि मेरा ना सब कुछ प्रैक्टिकल एकदम परफेक्ट हो गया सर। ऐसा सब्जेक्ट है जो अकाउंट्स, वो सबका फेवरेट ही होता है। बराबर है क्या? उसको पढ़ाने वाला टीचर किसी का फेवरेट हो या ना हो, लेकिन सब्जेक्ट बहुत फेवरेट होता है सभी का। बराबर है, तो ये सब्जेक्ट्स में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कंफ्यूज्ड है कि सर हमारे ना प्रैक्टिकल तो हो गए लेकिन डर लग रहा है कि MCQs में हमको पूरे मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो है। ऐसे भी बच्चे होते हैं कि भगवान बस MCQ के भी पूरे मार्क्स दिला दो, बाकी एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा और मैं पास हो जाऊँगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो वो भी बच्चे ये वीडियो देख सकते हैं। और ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जो ये बोलते हैं कि बस MCQ सॉल्व कर दूँ, MCQ एक बार मेरे बराबर आ जाए पूरे के पूरे और मैं एक दो क्वेश्चन फाइनल अकाउंट का एक सॉल्व कर लूँगा और छोटा मोटा एक क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा, मेरे पासिंग मार्क्स तो पक्के हैं। भाई 50 भी मिल गया ना तो भी बहुत है सर। समझ में आ गया? तो उन सारे बच्चों के लिए, सभी कैटेगरी के बच्चों के लिए ये वीडियो आज का आएगा आपके सामने। बराबर है क्या? तो आज हम करने वाले स्टेप बाय स्टेप MCQs फ्रॉम चैप्टर नंबर फर्स्ट टू द चैप्टर नंबर लास्ट। ठीक है, और MCQs जो हम करेंगे उसमें अगर मुझे जहाँ पे आपको लगा कि मुझे इसका रीज़न बताना चाहिए तो मैं रीज़न भी बताऊंगा और साथ ही साथ आपको उसका आंसर्स भी शेयर करते चलूँगा। बराबर है, लेकिन जो भी बच्चे अभी ये उम्मीद करके ये क्लास में बैठेंगे कि सर आप पूरा कॉन्सेप्ट समझा दो, तो सॉरी, आई एम सॉरी टू से कि ये वक्त अभी आपके पास से निकल चुका है। ठीक है क्या? जहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बच्चों को मुझे ये बात बतानी चाहिए तो वो बात मैं आपको बिल्कुल ज़रूर वहाँ पे शेयर करूँगा। ठीक है, क्योंकि हम ये एग्ज़ाम के पहले वीडियो देख रहे हैं। और दूसरी बात, आप बिल्कुल MCQs का टेंशन ना ले। ये जो वीडियो है जैसे हम कभी कोई मूवी देखते हैं बस उस तरीके से आप कान में हेडफोन लगा लीजिए। कान में हेडफोन ज़रूर लगाइएगा क्योंकि मेरी क्लास जो है थोड़ा सा मम्मी पापा के सामने सुनने के लिए या अटेंड करने के लिए थोड़ी सी दिक्कत देती है। समझ में आई क्या बात? जी सर, तो कान में हेडफोन्स जो है वो मैंडेटरी है। आप एकांत में चले जाइए, कान में हेडफोन लगाइए और जैसे हम मूवी देखते हैं बिल्कुल बेड पे सोना नहीं है, चादर ओढ़ के और एकदम मोबाइल लेना है, नींद आ जाएंगी, ये 100% गारंटी है। बराबर है क्या? एकदम जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे ऐसी जगह पे चले जाइए। एक पेन और पेंसिल और पेपर आपके पास रखिए जिससे अगर कुछ हमारे पास कैलकुलेशंस वाली चीज़ें आई या मैंने आपको जो चीज़ें करने के लिए बोली वो आप वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है क्या? ये MCQ सेशन अगर आपकी पूरी पढ़ाई हो गई है तो आप बिंदास इसको देख सकते हैं और MCQ सेशन अटेंड करके ही आप पेपर में चले जाइए। और जिस दिन आप पेपर दोगे उस दिन मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपका पेपर इस MCQ सेशन के हिसाब से बहुत अच्छा गया। बराबर है, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके 2-4 कमेंट से यूट्यूब मुझे करोड़ों रुपए भेजने वाला नहीं है। समझ में आया? और अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करेगा। बराबर है क्या? चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट के MCQ के साथ। जी सर, तो सर चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा कौन सा है? क्या पता सर कौन सा है चैप्टर नंबर फर्स्ट? कौन सा है? अच्छा सर पता नहीं सर, वो तो पेपर है सर, हम लोग ऐसे ही पढ़ाई किए सर। चैप्टर नंबर पहला आपका है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। ठीक है क्या? बुक के हिसाब से पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है। जो बच्चे मेरे क्लास के हैं ऑलरेडी, जिन्होंने मुझसे 12th पढ़ के रखा हुआ है, तो हम लोग जो पहला चैप्टर करते हैं कुछ अलग ही करते हैं, मेरे नोट्स कुछ अलग ही रहते हैं। बराबर है क्या? तो बच्चे वो भी, आप भी इस बुक का इस्तेमाल करेंगे। ये जो दिख रहा है इसी के MCQs आप भी सॉल्व करेंगे। बराबर है क्या? तो बाकी बच्चों के लिए जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है सभी के लिए। तो ये चैप्टर हम पहले सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही चैप्टर रहेगा।
अगले वीडियो में सेकंड चैप्टर रहेगा, उसके अगले वीडियो में थर्ड चैप्टर रहेगा। तो जैसे जिसके रिक्वायरमेंट रहेगी उस तरीके से आप जाके वो देख लीजिएगा। बराबर है क्या? बराबर है, पक्का? जी सर। और वीडियो आने के बाद सबसे पहले आपको पता चले, इसलिए सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिएगा। डन। और जिन जिन बच्चों को यूट्यूब पे देखना थोड़ा सा बोर लगता है कि सर नहीं सर यूट्यूब पे मज़ा नहीं आती सर, तो आप जाके कॉमर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम प्ले स्टोर, और वहाँ जाके भी आप सारी चीज़ें देख सकते हो। बात समझ में आई? जी सर। डन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द फाइनल अकाउंट। तो ये हमारा पहला चैप्टर है, इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनल अकाउंट, जिसके एमसीक्यू आज हमको करने हैं। बिंदास बैठो, रिलैक्स बैठो, कोई टेंशन नहीं लेना, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। तुम्हारा भाई अंत तक तुम्हारे सारे एमसीक्यूज क्लियर करके छोड़ेगा। बराबर है क्या? और एक बार मैंने ये सेशन पढ़ा दिया, जैसे कि मान लो कि ये मैंने आपको एमसीक्यू सारे पहले चैप्टर के करा दिए, तो वीडियो खत्म होने के बाद, क्लास खत्म होने के बाद आपको सेल्फली एक बार और रिवीजन मारनी है 10 से 15 मिनट में उसके ऊपर। बराबर है? जी सर, बिल्कुल सर, हम आपकी बात मानेंगे, हम आपकी बात टालेंगे नहीं। ठीक है, हमारा एक ही एम है, एक ही उद्देश्य है, एक ही नारा कि एमसीक्यू में 20 में से 20 हमारा। बराबर है क्या? चले। यस सर। कोई माइका लाल आ जाए बीच में, हमारे 20 मार्क जो है वो बिल्कुल हमसे छीन नहीं सकता। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है सर, एग्जाम आ गए सर, आप क्या गड़बड़ कर रहे हो? आई नो दैट वेरी वेल कि सबकी आंखें एग्ज़ाम के समय पे ही खुलती है ना? साल भर तो ऐसा लगता है कि देख लेंगे, बाद में कर लेंगे, मंडे से चालू करेंगे, 1 तारीख से शुरू करेंगे, अगले महीने से मैं पढ़ाई कर दूँ, बस गर्लफ्रेंड का बर्थडे हो जाए, बस बॉयफ्रेंड का बर्थडे हो जाए, मैं पढ़ाई चालू करूँगा। बराबर है क्या? सब कुछ हो गया, दिवाली हो गई, दशहरा हो गया, सब कुछ तो हो गया, लेकिन कमबख्त पढ़ाई नहीं हुई सर। आखिरकार पेपर भी आ गए सर, लेकिन पढ़ाई नहीं हुई सर, क्या करें? आप बताओ, कैसे भी 20 मार्क दिला दो सर, माई बाप, कैसे भी 20 मार्क दिला दो। ध्यान दो, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो 20 में से 20 जरूर आएंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर है बेटा फाइनल अकाउंट। आई होप कि सबने ये चैप्टर पढ़ के रखा होगा, फाइनल अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, जिसमें 2 पार्टनर रहते हैं, सबको पता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते और बैलेंस शीट बनाते। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा खुशी हमको बैलेंस शीट टैली होने की आती, इंतजार भी एग्जाम में उसी चीज़ का है कि कब मेरी बैलेंस शीट टैली आ जाए। ठीक है, लेकिन याद रखना, बैलेंस शीट टैली होना मतलब क्वेश्चन सही हो गया, ऐसा नहीं होता। बराबर है क्या? जी सर। चलिए, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है आपको, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम द फॉलोइंग एंड रीराइट द सेंटेंस। हाँ, एक और बात मैं सभी बच्चों को बताना चाहता हूँ कि जो भी एमसीक्यूज आएंगे आपने लिखने हैं पूरे इसके क्वेश्चंस। सिर्फ आप एक वर्ड लिख के रखोगे तो उसमें प्लीज़ आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और क्वेश्चन में भी बोला है, आपको यहाँ पे दिया है, देखो कि रीराइट द सेंटेंस। रीराइट द सेंटेंस यानी वापस सेंटेंस लिखिए। ठीक है, तो 1 मार्क तो है, आपको 1 मार्क मिलना है, 1 लाइन भी लिख लो तो 1 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आई क्या बात? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, मज़ा आ रहा है सर, खतरनाक। बने रहिए अंत तक और इससे ज़्यादा अच्छा मज़ा आपको आएगा। ठीक है, जिन जिन बच्चों ने, जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं या ऑलरेडी मेरे क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनको तो आज बहुत खुशी होगी कि सर को हम पहली बार ऑनलाइन देख रहे हैं। ठीक है, आप पहली बार पढ़ रहे हैं सर, बहुत मस्त लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो जो बच्चे मेरे पास पढ़ते थे वो बेटा आपको बता दो, आप सेलिब्रिटी के साथ पढ़ते थे बराबर पर। ठीक है, आज आप टीवी पे देख रहे हो, आज यूट्यूब पे देख रहे हो मुझे। ठीक है, रोज़ आपके सामने रहता हूँ मैं। डन, कोई बात नहीं, चलो पार्ट ऑफ अ जोक। ठीक है, ऐसा कोई सेलिब्रिटी हूँ नहीं मैं। ठीक है, चलिए, तो दिया है सबसे पहला क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? आराम से फोकस करेंगे, सबको दिमाग के बाहर निकालो, पेपर होने तक उसको दिमाग के अंदर नहीं आने देना। हाँ, दिल के अंदर आते हैं तो कोई बात नहीं, दिल में रखो, दिमाग में नहीं आने देना, क्योंकि पढ़ाई दिमाग से होती है, दिल से नहीं। ठीक है, हाँ, तो दिल में जिसकी जगह है उसको, दिमाग में जिसकी जगह उसको। बराबर है? यस। चलिए, सबसे पहले क्या बोल रहा है? when there is no partnership agreement between the partners, the division of profit takes place in dash ratio। जहाँ पे पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिल्कुल नहीं होता, वहाँ पे पार्टनर जो है वो किस तरीके से प्रॉफिट बांटते हैं? बताओ फटाफट, कमेंट करेंगे सब लोग, कमेंट करेंगे, जिसको आंसर पता होगा वो कमेंट करेंगे। सर आंसर हमको पता है, इक्वल रेशियो में। जहाँ पे एग्रीमेंट नहीं होता वहाँ पे कौन से रेशियो में बांटा जाता है प्रॉफिट? इक्वल रेशियो में। बराबर है क्या? और अगर एग्रीमेंट होगा तो, हाँ, सभी बच्चे जानते हैं कि हमारे सर बस ऐसे ही नहीं पूछते कि आंसर हो गया चलो बेटा नेक्स्ट। नहीं, अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो इक्वल, और एग्रीमेंट होगा तो फिर ये भी तो पता होना चाहिए। यस, इधर से भी पढ़ेंगे, इधर से भी पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट हर चीज़ का क्लियर होना चाहिए। बराबर है क्या? यस सर, बराबर है।
मेरी बात तो सभी बच्चे जानते हैं, जो पढ़ रहे हैं वो या जो ऑलरेडी मुझसे पढ़े हैं वो तो जानते हैं कि सर सही आया तो ये सही है, ऐसा बोल के हम आगे नहीं बढ़ते। ये सही आया तो क्यों आया और गलत है तो क्यों है, बराबर है क्या, दोनों के हम रीज़न जानते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला ये, अगर एग्रीमेंट बनता नहीं है तो इक्वल रेशियो में बांटो, और अगर एग्रीमेंट बनता है तो जो एग्रीमेंट जिस एग्रीमेंट में जो रेशियोज दिए होंगे उस हिसाब से हम प्रॉफिट बांटेंगे। यस सर। उसके बाद आगे आगे आपको सेंटेंस कह रहा है कि टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस डैश अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। बताओ नेट प्रॉफिट नेट लॉस किस कौन से अकाउंट से निकलता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलता है। अरे वाह सर, मजा आ गया सर, खतरनाक। ठीक है, जब तक क्वेश्चन का मीनिंग नहीं समझेगा आगे नहीं बढ़ना। ठीक है, मैं तो आगे चला जाऊंगा, आपने रिवाइंड करके पॉज करके आप देख सकते हो, आप समझ सकते हो। ठीक है, अ डैश इज एन इनटेंजिबल असेट। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, जब मैंने अपने ज़माने में एग्जाम दिया था ना, ये निकम्मा एमसीक्यू ऐसा था जो मेरा गलत हो गया था। गलत मतलब मुझे डाउट था इसमें और याद ही नहीं आ रहा था। मैं सोचा इसको लास्ट में करूँगा, लेकिन लास्ट में उफ बैलेंस शीट ही टैली नहीं आई, बैलेंस शीट की टोटल ही नहीं आ रही थी, तो वो डर था दिमाग में, डर था एकदम, तो उसके चक्कर में ये गुडविल वाला एमसीक्यू छूट गया। आज भी जब भी इसको देखता हूँ तो चुपता है मुझे ये कि मेरा 1 मार्क्स लेके गया ये। बात समझ में आई क्या? जी सर। कुछ बच्चे पूछेंगे सर आपको बताओ कितने मार्क्स थे, नालायक को पढ़ाई करो, तुम्हारे मार्क्स लेने की टाइम आ गया तो मेरे मार्क्स के पीछे पड़े हो। चलिए, अ डैश इज एन इंटेंजिबल असेट, ऐसी असेट जिसको ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं। ठीक है, कभी कभी कोई कोई बातें होती है ना हम उसको देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं। बराबर है कि नहीं? समझ में आया क्या? यस सर। हंस रहे हो नालायक को, ध्यान दो। नेक्स्ट वन, इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय द पार्टनर टू द फर्म इज अलाउड एट अ रेट ऑफ डैश इंटरेस्ट। बताओ, एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट आपका एब्सेंस है, एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय द पार्टनर टू द फर्म इज अलाउड एट अ रेट ऑफ डैश %। मतलब ध्यान दो, ये समझने लायक एमसीक्यू है कि अगर एग्रीमेंट नहीं है और आपके पार्टनर्स ने, 2 पार्टनर है इना मीना, ठीक है, डी का नहीं है, इना मीना ही है, 2 ही पार्टनर है इना और मीना। ठीक है, कुछ बच्चे बोले सर इना मीना तो लेडीज नाम है, तो जेंट्स दिख रहे हैं, लो बाल भी बना दिया। ठीक है, अब दिख रही है लेडीज, हाँ। तो इना मीना 2 पार्टनर्स है, इन्होंने अपने फर्म को लोन दिया, मतलब अपने बिजनेस को खुद ही लोन दे दिया। सर ऐसा कर सकते हैं क्या? आपको नहीं मालूम? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हाँ जी सर। तो ये पार्टनर खुद ही अपने बिजनेस को लोन दे रहे हैं, तो पूछ रहा है कि बताइए पार्टनरशिप फर्म आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। पार्टनरशिप फर्म जो है वो आपको क्या इंटरेस्ट देगा इस लोन पे, तो इसका आंसर बेटा हमेशा याद रखना 6% होता है। इसका आंसर कितना होगा? 6%। सर ऐसा क्यों, कब, कहाँ लिखा है? सर कहाँ लिखा है? एग्रीमेंट में, एक्ट में लिखा है। कौन से एक्ट में लिखा है? पार्टनरशिप एक्ट में। बराबर है क्या? कब का है? 1932। बराबर है, इतनी डिटेल में मत जाओ, एग्जाम है तुम्हारा। ठीक है, चलिए सॉरी, तो इसका आंसर कौन सा होगा? बी, आंसर नंबर बी। उसके बाद आगे बोल रहा है लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप बिजनेस इज। सर हम बताएगा सर हमको मालूम है, रट्टा है, अनलिमिटेड। लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, ठीक है। तो लिमिटेड लाइबिलिटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी में फ़र्क क्या है? नहीं मालूम सर, जानो भी मत, बस इतनी बात ध्यान रखो कि जो लाइबिलिटी होती है वो पार्टनर्स की अनलिमिटेड होती है। बराबर है, समझ में आया? सर बताओ ना सर प्लीज़ बताओ। ठीक है बेटा, पहले तो बता रहा हूँ, ये वक्त नहीं है इन बातों का, बस एमसीक्यू करना है हमको। ठीक है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट सेशन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द पार्टनरशिप एक्ट इज इन फोर्स सिंस। कब से आया है पार्टनरशिप एक्ट? 1932। रट्टा मारने वाला सवाल, पार्टनरशिप एक्ट 1932 से आया हुआ है। इनफोर्स मतलब होता है दुनिया में आया, यानी कि लागू हुआ। बराबर है क्या? आगे बोल रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन ए फर्म आर अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से एक फर्म में कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? तो मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं। डन, बात समझ में आ गई? यस सर, मज़ा आ रहा है? आ रहा, खतरनाक सर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने फटाफट उड़ाते हुए चले पहले अपने क्वेश्चन 7 फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, बस इतने ही चीज़ें करके जाओ, दूसरा कुछ नहीं आने वाला इसके ऊपर। बराबर है क्या? ज़्यादा कुछ पूछते नहीं है, और कुछ अगर पूछेंगे तो आप समझ के आंसर दे सकते हो उसका। बराबर है? हाँ सर। आइए ज़रा, अब आपको यहाँ पे क्या करना है? वर्ड लिखना है, फ्रेज लिखना है, टर्म लिखना है। वर्ड हो, फ्रेज हो, टर्म हो, मतलब एक शब्द लिखना है एक लाइन का। एक लाइन दी हुई है, उसके एक शब्द बोलने हैं। बराबर है क्या? मार्क्स जेब के अंदर। बराबर है, एक लाइन है, उसके बदले में सिर्फ एक शब्द बोलना है। समझ में आएगा? यस सर। ऐसा मौका तो ज़िंदगी में बहुत बार आता है सर, ऐसा लगता है किसी को क्या शब्द बोलूँ, ठीक है, लेकिन थम जाते हैं, रुक जाते हैं। ठीक है, बोल रहा है
पर्सन हु फॉर्म द पार्टनरशिप फर्म। आ रहा है सर, बच्चों वाला सवाल पूछा है। जो पर्सन पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? पार्टनर्स बोलते हैं। कुछ भी पूछ रहे, ठीक है। चलिए आगे। अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स विड्रॉन बाय द पार्टनर्स फ्रॉम द बिजनेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। कोई कैश हो या फिर कोई गुड्स हो, कोई पार्टनर अगर विड्रॉ करके घर लेके जा रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं ड्रॉइंग्स। और इस ड्राइंग पे इंटरेस्ट कितना मिलता है बताइए? 6 महीने के लिए। बराबर है क्या? दिया होगा तो उतने महीने के लिए, नहीं दिया होगा तो 6 महीने के लिए। बात समझ में आई? यस सर। उसके बाद आगे बोल रहा है नेक्स्ट वन इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। दो या दो से ज्यादा लोगों का एक एसोसिएशन, ठीक है, उसको मिलके हम क्या कहते हैं? नालायको, दो लोग हैं, दोनों का मिलके क्या बना? एक एसोसिएशन बना अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो उसे हम क्या कहेंगे? पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म। कुछ बच्चों को अलग ही बातें समझ में आ रही है, अलग ही हंस रहे वो। एक्ट अंडर विच पार्टनरशिप फर्म आर रेगुलेटेड। ऐसा कौन सा एक्ट है जिसके अंदर पार्टनरशिप फर्म रेगुलेटेड होता है, यानी कि चलता है? बताओ कौन सा एक्ट है? तो वो एक्ट रहेगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। कुछ कुछ बच्चे ना क्या करते, सिर्फ पार्टनरशिप एक्ट लिखते हैं। नहीं बेटा, जो पार्टनरशिप एक्ट है उसका पूरा नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। बराबर है? 1932। आपको वर्ड इंडियन लगाना जरूरी है। सिर्फ आप पार्टनरशिप एक्ट लिखते हो तो मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है। कोई भी एक्ट अगर इंडिया में बनता है तो उसके सामने इंडियन लिखा जाता है। बराबर है? जैसे कि आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। बराबर है क्या? आईपीसी धारा, इसके अंदर इसको फांसी की सजा दी जाए। बराबर है कि नहीं? यस सर। तो वो इंडियन लिखना जरूरी है, बेहद जरूरी है, ठीक है। यस सर। आगे, प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म इन द रजिस्टर ऑफ रजिस्ट्रार। ठीक है, तो बताओ इसको जैसे ही हम हमारे पार्टनरशिप को रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्टर कर रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं? बताओ। रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन, ठीक है। एग्जाम्पल है, हेडफोन डाले ना सबने? हाँ सर। ये आप हो, ये आपका बाबू है, ठीक है। ये आपका बाबू, ये आपका सोना, ठीक है। लड़के होंगे तो आपके बाबू है, लड़कियां होंगी तो आपका सोना है। बराबर है क्या? अब मान लो आपने 12 पास कर ली, 12 पास करने के बाद कोई काम धंधे बचे नहीं सर, चलो शादी कर लेते, ठीक है। दोनों गए उड़ते उड़ते मतलब पैदल पैदल मस्त बढ़िया कोर्ट में पहुंच गए, और वहां जाके सबने क्या डिसाइड किया आपने कि हमको शादी करना है। तो शादी करना है तो कोर्ट में आप गए शादी करने के लिए, तो ये आपने अपने दोनों का जो है ये मैरिज क्या किया? रजिस्टर्ड किया। बराबर है? क्योंकि आप दोनों ने जाके वहां पे रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्टर पे दोनों ने साइन किया, तो इसको हम क्या कहते हैं? रजिस्ट्रेशन। तो ऐसा कोई भी एक्ट या कोई भी आपकी पार्टनरशिप फर्म है, जैसे कॉमर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है। अभी तक हम दोनों मिलके ऐसे मैन्युअली चलाते थे, लेकिन मान लो हमने इस बार कोर्ट में जाके हमारा प्रॉपरली एग्रीमेंट बनाया, तो हमने अपने पार्टनरशिप फर्म का क्या किया है बेटा? रजिस्ट्रेशन किया है। बराबर है? तो इसको बोलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। ओके, बुझे का? यस सर, बुझ गए सर, दिमाग सारे बुझ गए सर। सिर्फ डर बैठा है, डरो मत, कुछ नहीं होता, पेपर ही तो है। अरे इससे बड़े बड़े तूफान झेले तुमने, ये तो पेपर है बस, ठीक है। चलो, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन रिटन फॉर्म। ब्रेकअप जैसी बेहद खतरनाक चीज़ें तुम झेल जाते हो, ठीक है, तो ये पेपर है बस, जाना है, लिखना है, वापस आना है, घर आना है, खत्म कहानी। समझ में आया क्या? हाँ, ओके। चलिए, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज इन रिटन फॉर्म। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज इन रिटन फॉर्म। ऐसा पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो रिटन फॉर्म में है उसको क्या कहेंगे? तो उसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं सर। अच्छा सर, ये पूरा क्वेश्चन है? हम तो समझ रहे थे ये आधा क्वेश्चन है। नहीं, ये पूरा ही क्वेश्चन है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन रिटन फॉर्म, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में है तो उसे हम क्या कहेंगे? पार्टनरशिप डीड। ठीक है सर। अंडर दिस मेथड कैपिटल बैलेंसेस ऑफ पार्टनर रिमेन कांस्टेंट। बताओ ऐसी कौन सी मेथड है जिस मेथड में पार्टनर्स के जो कैपिटल है वो कांस्टेंट रहते हैं, यानी कि वो चेंज नहीं होते? ऐसे कौन से हैं चीज़ें? तो सर ऐसी एक ही मेथड है। ये मेथड एक्चुअली ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये, हाँ ठीक है, फिक्स कैपिटल मेथड। अगर आपको याद होगा, बाकी बच्चों को हमने क्लास में किया था
ये फिक्स कैपिटल मेथड मतलब कैपिटल को चेंज नहीं करना है। अगर कैपिटल को एज इट इज़ रखना है तो मैंने बताया था कि आपको ओपन करने पड़ेंगे करंट अकाउंट, ठीक है। तो जब करंट अकाउंट ओपन होता है तो कैपिटल के अमाउंट चेंज नहीं होते, जो क्वेश्चन में आएगा वही आंसर में आएगा। बाकी सारी बातें हम कहाँ लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं बताइए। बाकी सारी बातें हम लिखते हैं करंट अकाउंट में, बराबर है। तो कैपिटल चेंज नहीं होते। क्यों नहीं होते कैपिटल चेंज? क्योंकि कैपिटल में कोई भी चीज़ें जाने वाली नहीं है, क्योंकि कैपिटल को हम क्या मानते थे, विद्या बालन, बराबर है कि नहीं। क्यों मानते थे बच्चों को मालूम है, ठीक है। तो फिक्स कैपिटल मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड मतलब जहाँ की कैपिटल फिक्स रहेंगे, कैपिटल चेंज नहीं होंगे। तो बाकी सारी जो चीज़ें प्लस माइनस होंगी वो कहाँ लिखेंगे, करंट अकाउंट में लिखेंगे, बराबर है। उसके बाद आगे प्रपोर्शन इन विच पार्टनर शेयर प्रॉफिट्स, ऐसे प्रपोर्शन जो पार्टनर उसमें क्या शेयर करते हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपने फुल फॉर्म लिखना, कोई भी शॉर्ट फॉर्म पेपर में अलाउड नहीं होता, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद नेक्स्ट वन, सच कैपिटल मेथड इन विच ओनली कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन फॉर ईच ईयर, ईच पार्टनर, सॉरी, ऐसी मेथड जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं हर पार्टनर के, तो वो कौन सी मेथड हो गई। जिसमें कैपिटल अकाउंट चेंज नहीं होते वो फिक्स कैपिटल मेथड, और जिसमें कैपिटल सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही मेंटेन किए जाते हैं, यानी इसका कहने का मतलब है करंट अकाउंट मेंटेन नहीं होता, तो उसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है। उसके बाद आगे बोल रहा है द अकाउंट टू विच ऑल एडजस्टमेंट्स आर मेड व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। बताओ, जब कैपिटल फिक्स्ड है, कैपिटल को ना चेंज करना है, ना छूना है, ना कुछ करना है, उल्लाला उल्लाला, छूना छूना, बराबर है क्या। अगर किसी को कैपिटल अकाउंट को छूनाना ही नहीं है, मतलब उसको छूना ही नहीं है, तो फिर कौन से अकाउंट में सारी एडजस्टमेंट करेंगे, तो करंट अकाउंट में करनी है, बराबर है क्या। तो कहाँ कर लेंगे बेटा, करंट अकाउंट में। क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना 10, तो ये करंट अकाउंट हो गया। आपने प्रॉपर लिखना, मुझे जहाँ जहाँ जगह मिल रही है मैं वहाँ लिखते चल रहा हूँ, बराबर है क्या जी सर। उसके बाद एक्सपेंसेस विच आर पेड बिफोर दे आर ड्यू, ऐसे खर्चे जो हम पहले ही पे कर देते हैं उनके ड्यू होने के पहले, मतलब देने का टाइम आने का है लेकिन पहले ही दे दिया। सर क्या पैसे खर्चे की बात चल रही है, एक्सपेंसेस देने का समय आने का है, यानी कि मान लो आपको कोई पैसा देना है 5 तारीख को, आपने 2 तारीख को दे दिए पैसे, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं देने की बात चल रही है, प्री पेड, क्योंकि यहाँ पे पेड बोल रहा है, समझ में आया क्या। जैसे हम क्या बोलेंगे, प्री पेड एक्सपेंसेस, बराबर है। जो बिफोर ड्यू डेट ही हमने क्या कर दिया, दे दिया पैसा, ड्यू होने के पहले ही हमने पेमेंट कर दिया, तो उसको हम कहते हैं प्री पेड एक्सपेंसेस, बराबर है। उसके बाद नेक्स्ट वन, द अकाउंट्स दैट आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईच अकाउंटिंग ईयर। लो कर लो बात, जो अकाउंट साल के एंडिंग में बनता है फाइनल अकाउंट, और ऐसा ज़रूरी नहीं है बेटा कि हमेशा साल के एंडिंग में ही फाइनल अकाउंट बनता है, ठीक है। ये जब मैंने फाइनल अकाउंट चैप्टर आपके क्लास में शुरू किया था तभी स्टार्टिंग में बताया था कि झूठ है वो बात, सिर्फ ये बोलते हैं सारे लोग कि फाइनल अकाउंट सिर्फ ईयर के एंडिंग में बनता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मेरी मर्जी है, मुझे रोज़ फाइनल अकाउंट बनाना है तो मैं बना सकता हूँ, ठीक है क्या, अपने ट्रांजेक्शन के हिसाब से। डन, चलिए आगे। एंड एसेट्स विच आर कन्वर्टेड इन एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली, ऐसी एसेट जो कैश में इजीली कन्वर्ट हो जाती है उसे हम कौन सी एसेट कहते हैं, करंट एसेट, जो समय के साथ चेंज होती है या फिर जो इजीली कैश में कन्वर्ट होती है। यस सर, मज़ा आ रहा है सर। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे सर 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 सर, अरे सर रुको सर, बोलो बेटा। सर ये जो एसिड है जो इजीली कैश में कन्वर्ट होती है ना, तो हमारे टीचर ने ना सर लिक्विड एसिड बताया था इसका आंसर, बिल्कुल सही है बेटा, वो भी बात एकदम बराबर है। जिस किसी भी सभी टीचर्स ने आपको जो भी चीज़ें पढ़ाई है वो सभी सही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बस हर टीचर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिखाता है, आपको जितनी 12th के लेवल पे बातें ज़रूरी है उतनी ही वो टीचर्स ने आपको बताई होंगी, बराबर है। बात समझ में आई, क्लियर है। तो बिल्कुल कंपेयर नहीं करना, सारे टीचर बच्चों के पीछे मेहनत करते हैं, सभी टीचर्स अच्छे पढ़ा के रिजल्ट्स लेके आते हैं, बराबर है कि नहीं। यस सर, चलिए। ऑर्डर इन विच फिक्स एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन फर्स्ट बैलेंस शीट, सॉरी गलत पढ़ लिया मैंने, ऑर्डर इन विच फिक्स एसेट्स आर रिकॉर्डेड फर्स्ट इन बैलेंस शीट, वो कौन सा ऑर्डर है जिसमें फिक्स एसेट्स पहले बार क्या लिखी जाती है, सॉरी, ऑर्डर इन विच फिक्स एसेट्स आर रिकॉर्डेड फर्स्ट इन बैलेंस शीट, पहले बार बैलेंस शीट लिखी जाती है, सॉरी एक सेकेंड जरा, हाँ जी,
ऑर्डर ऐसा कौन सा ऑर्डर है इन विच जिसमें फिक्स एसेट्स आर रिकॉर्डेड फर्स्ट इन बैलेंस शीट, जिसमें पहले फिक्स एसेट्स लिखी जाती है, बाकी सारी बातें बाद में लिखी जाती है, उस ऑर्डर को हम क्या कहेंगे। इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, ये पेपर में आया तो ये आपको लर्न करके जाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ परमानेंसी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ परमानेंसी। डन, ये इंपॉर्टेंट वाली चीज। उसके बाद नेक्स्ट वन, द अकाउंट इन विच सेलिंग एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस आर रिकॉर्डेड। ऐसा अकाउंट बताओ जिसमें बिजनेस के सेलिंग एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं। तो आपको पता है सेलिंग एक्सपेंसेस जहाँ रिकॉर्ड होते हैं उसको हम कौन सा अकाउंट बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है यानी जो फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे है वो सारे ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, जो ऑफिस से रिलेटेड यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है यानी कि रिलेटेड टू द सेल्स वो जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और बाकी एसेट्स जाएंगी बैलेंस शीट में, लायबिलिटी भी जाएंगी बैलेंस शीट में। यस सर। डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खतरनाक इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर ऐसे ना 4 बार 10 बार चांद लगा दो। कहाँ गया? इसके ऊपर ना ऐसा मस्त बढ़िया 2 4 5 6 जितने बार IMP लिखना उतने बार लिख दो। बच्चे गलती करते हैं इसमें। अब इसको ना मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो देखो ज़रा हमारे पास जगह है क्या, हम जगह ढूंढते। वेट अ मिनट, देखो ये जगह है, मैंने शीट निकाल ली अपनी, डाल दो। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो, ये आपके हर अकाउंट के काम आएगा। बच्चे गलती है, डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, अरे जो डेबिट साइड में आता है ग्रॉस प्रॉफिट, गलत गलत गलत। देखो ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, अब यहां ना आता है ग्रॉस प्रॉफिट, सबको पता है जी सर। यहां आता है सेल्स, ये भी सबको पता है। यहां आता है ओपनिंग स्टॉक, मालूम है सर, कुछ नया बताओ, ठीक है ना बेटा। ये परचेज है। अब मान लो सेल आपका 500 रुपये, ओपनिंग स्टॉक आपका 100 रुपये, परचेज आपका 200 रुपये, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा। बच्चा जानता है कि सर 500 है, उसमें से 300 निकाल लो, तो बच्चे कितने, तो सर बच्चे कितने, बच्चे नहीं, बच्चे कितने, बैलेंस, बच्चे कितने, अभी से क्या बच्चे कितने, 200, ठीक है। तो बैलेंस आ गया हमारा 200 रुपये, ठीक है। तो 200 रुपये का आ गया बैलेंस। तो देखो सिंपल सी बात है, मुझे एक बात बता, कॉमन सेंस लगाओ कि ये जो 200 रुपये बचे हैं ये कौन से पैसों में से बचे हैं। ये जो 200 रुपये बचे हैं ये कौन से पैसे में से बचे हैं। तो सर हमारे पास 500 आए थे, उसमें से 100 कट गए, 200 कट गए, तो बचे 200। तो ये जो 200 बचे हैं ना ये इस 500 में से है, समझ में आया। हाँ सर, तो ये जो 500 रुपये है, ये जो 500 रुपये है ये कौन से साइड का बैलेंस है, क्रेडिट साइड का। तो ये जो 200 बचे हैं ये भी कौन से साइड का बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। बात समझ में आई कि नहीं, जी हाँ सर। तो ये जो बैलेंस है ये कौन सा बैलेंस है, दिस इज कॉल्ड एज अ क्रेडिट बैलेंस। बात समझ में आई क्या, ये क्रेडिट बैलेंस हो गया। डन, क्लियर है, पक्का, पॉइंट क्लियर। यस सर। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको क्वेश्चन में पूछा है कि डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस नहीं पूछा है, डेबिट बैलेंस पूछा है। तो डेबिट बैलेंस कौन से साइड आएगा, अगर ये क्रेडिट बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस सर इधर आएगा सर। डेबिट बैलेंस जो बैलेंस पूछा है मतलब उस साइड की टोटल ज़्यादा है, सिंपल बात है। क्रेडिट बैलेंस पूछा है तो क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है, तो बैलेंस कौन सा साइड आएगा, डेबिट साइड, ठीक है। और अगर डेबिट बैलेंस पूछा है मतलब डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है, ठीक है, तो बैलेंस जो आएगा वो आएगा यहाँ पे, ये होगा डेबिट बैलेंस। तो आप अगर ट्रेडिंग अकाउंट में इस साइड कोई चीज़ लिखते हो तो उसे हम क्या डिनोट कर सकते हैं, उसे हम डिनोट कर सकते हैं ग्रॉस लॉस, बराबर है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हुआ इसका आंसर आएगा ग्रॉस लॉस, ये बात याद रखना। उसके बाद आगे क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब क्रेडिट बैलेंस पूछा है, क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा, क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा मतलब इनकम ज़्यादा, और इनकम ज़्यादा तो जो बैलेंस बचेगा वो प्रॉफिट ही बचेगा, आया ना जी सर। तो इसको क्या कहेंगे, नेट प्रॉफिट, बराबर है। अरे समझ में आ रहा है तो लाइक करो बेटा, एक लाइक दबाओ फटाफट, तो समझ में आया मुझे कि कितने लोगों ने देखा, उनको समझ में आया क्या सच में, बराबर है। यस सर, चलिए आगे तो बढ़ते हैं आगे हम ट्रू और फॉल्स की तरफ। ठीक है जी, हाँ जी।
तो ट्रू और फॉल्स की तरफ सबसे पहले दिया है पार्टनरशिप फर्म इज ए नॉन ट्रेडिंग कॉन्सर्न। पार्टनरशिप फर्म एक नॉन ट्रेडिंग कॉन्सर्न है? बताओ जरा, पार्टनरशिप फर्म क्या नॉन ट्रेडिंग कॉन्सर्न है? नहीं सर, ये तो फॉल्स है, ये तो गलत है। ट्रेडिंग कंसर्न होता है पार्टनरशिप फर्म, ट्रेड कर सकते हैं ना, नॉन ट्रेड मतलब क्या? नहीं, फॉल्स है। उसके बाद आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। बताइए जरा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रियल अकाउंट है क्या? नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रियल अकाउंट नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है सर, मुझे ना नॉमिनल अकाउंट रियल अकाउंट समझता ही नहीं है। सिंपल बात है, जिस अकाउंट में आप डेबिट साइड में एक्सपेंसेस लिखते हो, क्रेडिट साइड में आप इनकम लिखते हो, तो वो हो गया नॉमिनल अकाउंट। मतलब सर इस हिसाब से ट्रेडिंग अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट हो गया? यस। क्यों? डेबिट में हम क्या लिखते हैं? सारे एक्सपेंसेस। क्रेडिट में हम क्या लिखते हैं? सारी इनकम। तो सर ये भी कौन सा अकाउंट हो गया? नॉमिनल अकाउंट। बात समझ में आई? जितने भी एसेट्स हैं उन सब के अकाउंट अलग से बना लो, जैसे कि मशीनरी अकाउंट आपने अलग से बना लिया तो वो गया रियल अकाउंट। समझ में आया? और अगर कोई कंपनी है, कोई पर्सन है, उसके अकाउंट बना रहे हो तो वो गया पर्सनल अकाउंट। बराबर है? यस सर। मैंने रियल पर्सन नॉमिनल शॉर्टकट में जितना समझाना था उतना समझ जा दिया है। बराबर है क्या? कैरियज इनवर्ड इज अ कैरियज ऑन परचेज। बताइए, कैरियज इनवर्ड क्या कैरियज ऑन परचेज होता है? ट्रू, एकदम सही है। जो हम खरीद के लेके आते हैं उसको अगर आपने भाड़ा दिया है ट्रक वाले को तो वो हो गया हमारा कैरियज इनवर्ड। बराबर है? यस सर। एडजस्टमेंट आर रिकॉर्डेड इन द पार्टनर्स करंट अकाउंट इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि फिक्स कैपिटल मेथड मतलब हमारे कैपिटल को छूना नहीं है। तो कैपिटल को अगर नहीं छुएंगे तो सारी की सारी एडजस्टमेंट्स कहाँ होती है? करंट अकाउंट में होती है। बराबर है क्या? तो क्या ये क्वेश्चन आपको सही लग रहा है? बोली लगाओ। यस सर, ट्रू, एकदम ट्रू है सर। एडजस्टमेंट आर रिकॉर्डेड इन द पार्टनर्स करंट अकाउंट इन द फिक्स्ड कैपिटल मेथड। यस सर। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड एज लायबिलिटी। क्या बोल रहे हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस को लायबिलिटी माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया सबसे बड़ा झूठ। ठीक है, पेपर में आपको गुमराह करने के लिए ये दिए जा सकते हैं। यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस आर नॉट ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी। फिर भी फॉल्स लिख के मत आना, फिर भी फॉल्स लिख के नहीं आना। ठीक है क्या? प्रीपेड एक्सपेंसेस आर नॉट ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी, इसका क्या मतलब होता है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस को लायबिलिटी नहीं माना जाता है, यानी कि सही बात है, ट्रू है वो। समझ में आया क्या? और अगर यहाँ नॉट नहीं आया तो ये फॉल्स है। समझ में आया? चलिए, उसके बाद इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, यानी कि शेयरिंग के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, तो क्या हम कैपिटल रेशियो में इसको प्रॉफिट एंड लॉस को बांट सकते हैं? तो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज ट्रू और फॉल्स? ना सर, ये तो फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर पार्टनरशिप डीड बना ही नहीं है तो फिर इक्वल बांटो, और लिखा ही नहीं है फिर भी इक्वल बांटो ना, क्या प्रॉब्लम है? डीड अगर नहीं है तो इक्वल बांटो, अगर है तो जितना लिखा होगा उतना ही बांटना पड़ेगा, और लिखा ही नहीं है तो इक्वल। सिंपल बात। ठीक है, बैलेंस शीट इज एन अकाउंट, ये तो पहले दिन बताता हूँ ना मैं क्लास में। बैलेंस शीट इज एन स्टेटमेंट सर। किसका स्टेटमेंट? एसेट्स एंड लायबिलिटी का। ठीक है, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इज एन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी गलत है। जितने भी खर्चे आप एसेट्स पे लगाओगे, एसेट्स को इंस्टॉल करने में लगाओगे, वो सारे कैपिटल नेचर के खर्चे होते हैं। ठीक है, रेवेन्यू नेचर का खर्चा मतलब वो खर्चा होता है जो आपको बार बार देना होता है। ठीक है, एक बार आपने मान लो अमेरिका से मशीनरी खरीद के लाई, उसको लाने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए 5 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्चा आया, तो क्या ये खर्चा आप बार बार करोगे? नहीं, एक ही बार जब मशीनरी लाके लगाई तभी ये खर्चा होगा, उसके बाद अगली बार से खर्चा होने वाला नहीं है। समझ में आया क्या? तो वो पूछ रहा है कि वेजेस आपने पेड किया इंस्टॉलेशन मशीनरी के लिए, क्या आप रोज की मशीनरी खरीदने वाले हो क्या? तो नहीं, ये एक ही बार इंस्टॉलेशन चार्जेस लगेंगे, बात खत्म हो गई। एग्जाम्पल के लिए बोल देते हैं कि आपके घर पे सोलर पैनल लगवाने हैं, अभी काफ़ी ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, गर्मी की छुट्टी भी है, अब 12 के बाद आप आराम करोगे, पापा मम्मी सोच रहे हैं कि एसी चलाएगा, कूलर चलाएगा, फैन चलाएगा तो बीच बीच में खांसी आएगी, डोंट वरी, मेरा गला थोड़ा सा पिछले 8-10 दिन से ख़राब चल रहा है। ठीक है, तो अभी भी रिकवर हो रहा है, तो वो थोड़ा सा अपनी दिखाएगा, बराबर है कि नहीं? हाँ, तो उसको इग्नोर करें। तो वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इज एन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहे थे।
कि जैसे आपके एग्जाम हो गई, मम्मी पापा चाहते हैं कि आप अभी आराम करोगे मस्त बढ़िया, लेकिन अच्छे बच्चे आराम नहीं करेंगे, जिसको सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन एंड ऑल बाकी सारी चीज़ें करनी है, तो अपने क्लास में क्लास चालू होने वाली है जैसे आपके बोर्ड एग्जाम खत्म हो गया उसके 15 से 20 दिन बाद, ठीक है। तो यू कैन ज्वाइन इट। समझ में आया क्या? सर हमको ज्वाइन करना है लेकिन सर कॉन्टैक्ट कहाँ करें? नीचे नंबर जा रहा है, इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बराबर है, ठीक है। समझ में आया? सर आपका नंबर है क्या? नहीं, मेरा नंबर नहीं है, ऑफिस वाली टीम का नंबर है, आपको इसके ऊपर कॉल लगाना है, अगर आपको मुझसे बात करनी है तो वो करवा दे सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे वेजेस पेड ऑन फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इज एन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहे थे, तो मैं ये बोल रहा था कि आपके घर पे लगाना है सोलर। सोलर लगवाने के लिए क्या खर्चा आएगा? वर्कर को बुलाना पड़ेगा, यस सर। तो वो खर्चे आपको बार बार करने होंगे क्या? नहीं, वो एक ही बार करने होंगे, ठीक है। तो वो हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, डन, यस सर। उसके बाद आगे बात करते हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज एन लायबिलिटी, यस सर। अगर हमको कोई इनकम है एडवांस में ही मिल गई, अगले साल मिलने वाला पैसा इसी साल मिल गया। अब जो मेरे क्लास का बच्चा है ना वो हंस रहा होगा, बोलेंगे ये वर्ड तो सर ने क्लास में बोला था। अगले साल मिलने वाला पैसा, मिलने वाला अगले साल था लेकिन वो पैसा पहले ही मिल गया, तो वो पैसा हमारे लिए लायबिलिटी होता है जब तक वो टाइम नहीं आता तब तक के, बराबर है क्या? यस सर। तो ये ट्रू है एकदम, ठीक है, बराबर है। उसके बाद आरडीडी इज क्रिएटेड ऑन क्रेडिटर्स। अरे कैसे सवाल पूछ रहे हो, एकदम गलत जवाब। आरडीडी किसके ऊपर क्रिएट होती है? डेटर्स के ऊपर, वेरी नाइस बेटा। डेप्रिसिएशन इज नॉट कैलकुलेटेड ऑन करंट एसेट, डेप्रिसिएशन करंट एसेट पे नहीं कैलकुलेट होता, बराबर बात है। डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स एसेट्स पे लगता है ऑन कॉस्ट, बराबर है, यस सर। गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट, ये दो बार आ गया, पहली बार भी आया था, तो यस ये इंटेंजिबल एसेट है। इसमें एक और चीज आएगी गुडविल के लिए ना, एक और चीज छोटी सी यहाँ पे नोट करके रख दो, मनी वैल्यू ऑफ एन एसेट। अगर ये भी आया तो इसका भी आंसर होता है गुडविल, मनी वैल्यू ऑफ एन एसेट सॉरी, मनी वैल्यू ऑफ एन एसेट, इसको गुडविल ही कहा जाता है, बराबर है क्या? यस सर। इंटेंजिबल एसेट आएगा, सॉरी, मनी वैल्यू ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट, इज एन गुडविल, डन, यस सर। चलिए आगे, नेक्स्ट वन, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू द ट्रेडिंग अकाउंट। कैसी बात कर रहे हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस जाते हैं, याद है, प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंस जाते हैं, ठीक है। ये है फॉल्स। उसके बाद आगे बोल रहा है बैंक लोन इज अ करंट लायबिलिटी, यह भी फॉल्स है। बैंक लोन करंट लायबिलिटी नहीं हो सकता, करंट लायबिलिटी यानी कि जो 1 साल या 6 महीने के अंदर के लिए रहती है, ठीक है, समझ में आया। बैंक लोन जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा के लिए होता है, ठीक है, वो सिक्योर्ड लोन होता है तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए रहेगा, तो उसको हम फिक्स लायबिलिटी कहते हैं, बराबर है। उसके बाद नेट प्रॉफिट इज डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। क्या नेट प्रॉफिट ये डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का? तो नहीं, मैंने सिखाया था अभी आपको थोड़ी देर पहले कि डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है, तो डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है तो बैलेंस कौन सी साइड आएगा? क्रेडिट साइड में, और क्रेडिट साइड में जो भी बैलेंस आता है उसको हम नेट लॉस कहते हैं। ये अलग बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है? नेट प्रॉफिट इज डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ना द नेट प्रॉफिट इज क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बराबर है, तो ये फॉल्स है, ठीक है जी, मजा आ गया। ऑड मैन आउट पे चलते। सबसे पहले ऑड मैन आउट क्या दिया है? वेजेस है, सैलरी है, रॉयल्टी है, इंपोर्ट ड्यूटी है, बताओ आप ही। तो सर सभी के सभी आइटम्स ऐसे दिख रहे हैं, सभी के सभी आइटम ऐसे दिख रहे हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट के हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा आइटम है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दिख रहा है, तो बस कर लो दुनिया मुट्ठी में। जी सर, तो ये सैलरी इज द ऑड मैन आउट, बराबर है। सर इसके आंसर कैसे लिखेंगे? बच्चे को कन्फ्यूजन होगा, तो कुछ नहीं करना, पेपर में ये पूरा सेंटेंस लिखना, नंबर 1 ये पूरे 4 वर्ड नीचे के लाइन में लिखना आंसर सैलरी। कुछ बच्चे लिख तो लेते हैं और इसी को डब्बा करते, डब्बा डुब्बा करने में पेपर में नहीं जा रहे बेटा, प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जाम, बराबर है। चलिए उसके बाद आगे पोस्टेज है, स्टेशनरी है, एडवर्टाइजिंग है और परचेज है, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सिर्फ एक ही ऐसा एक्सपेंसेस है परचेज जो डायरेक्ट है, वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, तो ये ऑड मैन हो गया, ठीक है। उसके बाद कैपिटल है, बिल्स रिसीवेबल है, रिजर्व फंड है और बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो बताइए ये क्या होगा? तो सर ये सारी की सारी जो 3 है ना, कैपिटल, सॉरी ठीक है, चलो ठीक है, अगर बात करें कैपिटल तो लाइबिलिटी में जाता है, रिजर्व फंड भी लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट भी लाइबिलिटी, सिर्फ एक ही चीज़ है जो एसेट में जाती है, वो है बिल्स रिसीवेबल, यानी कि वो करंट एसेट है। तो हमारे लिए जो ऑड मैन हो गया वो कौन हो गया?
बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं। आगे बोल रहा है बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, ये सारी एसेट्स है, तो एक ही चीज़ बचती है जो क्या है, लाइबिलिटी, बिल्स पेएबल। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अगर आपने चैप्टर्स पढ़े हैं ना तो आपको ऑटोमेटिकली एमसीक्यूज आ जाएंगे, और साथ साथ तो ये तो मैं दे ही रहा हूँ आपको क्वेश्चंस, ये आराम से आपके हो जाएंगे। जी सर, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है डिस्काउंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड और डेप्रिसिएशन। जो भी रिसीव्ड हो रहा है वो सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, बिकॉज वो इनडायरेक्ट इनकम है, और बाकी जो डेप्रिसिएशन है वो आपका एक्सपेंसेस होता है, तो ये हो गया ऑड मैन आउट, बराबर है। जी सर, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। यही एक चैप्टर ऐसा है फाइनल अकाउंट, इसके एमसीक्यू ज़्यादा है, बाकी चैप्टर्स को इतना समय नहीं लगने वाला, बाकी चैप्टर्स के एमसीक्यू आधे आधे घंटे में पढ़ाते हुए चलेंगे आप लोग, ठीक है। यस सर, चलिए सर, तो बोल रहा है पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन डैश रेशियो इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। अरे कितने बार बोल दिया, अरे इक्वल रेशियो, बराबर है। उसके बाद आगे बोल रहा है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप इज डैश इन इंडिया। अब सर ये डैश इन इंडिया क्या होता है बताओ। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन डैश इन इंडिया मतलब ऑप्शनल होता है, कंपलसरी नहीं है, ठीक है, ऑप्शनल है। जो बच्चे 12 के बाद सीए फाउंडेशन करेंगे उनको हम पढ़ाएंगे, आपको पार्टनरशिप एक्ट है, लॉ नाम का सब्जेक्ट आता है एक, आपको उसमें दिया रहेगा, बराबर है क्या। उसमें ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी आपको, जो आप अभी यहाँ पे एमसीक्यू के तौर पे सॉल्व कर रहे हो। पार्टनरशिप बिजनेस मस्ट बी, पार्टनरशिप बिजनेस मस्ट बी, हाँ ये बहुत बच्चे गलत करके आते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस मस्ट बी लॉफुल होता है बेटा, इंपॉर्टेंट, मार्क करो इसको। अब आप बोलेंगे सर इसके अदर भी तो आंसर्स होते हैं, हाँ होते हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया है उसको पहला प्रेफरेंस दो, सिंपल बात है। ये टेक्स्ट बुक आपके स्टेट बोर्ड ने बनाई, स्टेट बोर्ड ही आपका क्या कर रहा है, एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, तो उनके आंसर्स उन्हीं को दे दो। समझ में आया कि नहीं। यस सर। लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म इज, जो पार्टनरशिप फर्म में लाइबिलिटी होती है वो पार्टनर्स की कैसी होती है, तो अनलिमिटेड। यस सर। उसके बाद आगे द बैलेंस ऑफ ड्राइंग अकाउंट ऑफ द पार्टनर इज ट्रांसफर टू डैश अकाउंट अंडर द फिक्स कैपिटल मेथड। ड्राइंग अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा, यानी कि ड्राइंग फिक्स कैपिटल मेथड, यानी कि जिसमें करंट अकाउंट नहीं बनते, जिसमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनते हैं, तो उसमें कहाँ ट्रांसफर होता है, तो कहाँ ट्रांसफर होता है बताओ, उसके करंट अकाउंट में। फिक्स कैपिटल मेथड, सॉरी, फिक्स कैपिटल मेथड में ड्राइंग कहाँ ट्रांसफर होगा, तो करंट अकाउंट में होगा। मुझे लगा कि फिक्स कैपिटल मेथड नहीं है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर इज डेबिटेड टू डैश अकाउंट। बताओ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कौन से अकाउंट में होता है, जाके कहाँ लिखते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हो, बराबर है। एक इफेक्ट आप लिखते हो कैपिटल में प्लस करते हो, और दूसरा इफेक्ट आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हो। जी सर। पार्टनर्स आर डैश लायबल फॉर द डेब्ट्स ऑफ द फर्म। बताइए पार्टनर्स आर लायबल फॉर द डेब्ट्स ऑफ द फर्म, तो ज्वाइंटली लायबल, ज्वाइंटली आप लिख सकते हो, और बुक में आंसर दिया है ज्वाइंट एंड सेवरल, ठीक है, दोनों में से एक आंसर आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आगे पार्टनरशिप डीड इज एंड डैश ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड जो है वो क्या है, पार्टनरशिप के लिए एक अग्रीमेंट है। लेकिन अग्रीमेंट एक नॉर्मल आंसर है, लेकिन अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लिखना है तो आर्टिकल है। उसके बाद आगे द विड्रॉल बाय द पार्टनर फॉर द पर्सनल यूज फ्रॉम द फर्म इज डैश टू हिज अकाउंट। बताओ जो भी आपने विड्रॉ किया, किसके लिए विड्रॉ किया आपने, तो जो भी चीज़ आपने विड्रॉ की पर्सनल यूज के लिए, तो वो आप उसके कौन से अकाउंट में लिखोगे, उसके अकाउंट में मतलब पार्टनर्स कैपिटल के कौन से अकाउंट में लिखोगे, बताइए जरा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कौन से इसमें लिखोगे आप, डेबिट साइड में लिखोगे, डेबिटेड टू हिज अकाउंट आंसर आना चाहिए, आंसर आएगा डेबिटेड टू हिज अकाउंट। उसके बाद कमीशन पेएबल टू द पार्टनर इज डैश टू द फर्म। कमीशन पेएबल टू द पार्टनर इज डैश टू द फर्म। जो कमीशन पेएबल है वो डैश है फर्म के लिए, मतलब कमीशन पेएबल टू पार्टनर इज डैश टू द फर्म। अपने पार्टनर को कमीशन देना है तो वो हमारे फर्म के लिए लायबिलिटी होती है, ठीक है। जो भी पार्टनर काम कर रहे हैं उनको क्या देना है,
कमीशन देना है तो वो हमारे लिए क्या हो गई, लाइबिलिटी। फर्म अगर किसी पार्टनर को पैसा दे रहा है तो वो लाइबिलिटी हो गई। उसके बाद व्हेन पार्टनर अडॉप्ट द फिक्स कैपिटल मेथड देन दे हैव टू ऑपरेट अकाउंट। बताओ, जब पार्टनर फिक्स कैपिटल मेथड अडॉप्ट करता है तो उनको कौन सा अकाउंट ऑपरेट करना होता है, तो करंट अकाउंट। वापस वही चीज पूछ रहा है। इफ पार्टनर्स करंट अकाउंट शोज डैश बैलेंस इट इज शोन टू द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बताओ कौन सा बैलेंस आने पे लाइबिलिटी साइड में हमको दिखाना होता है। तो जैसे भी कैपिटल अकाउंट आप बनाते हो, करंट अकाउंट बनाते हो, तो जो डेबिट साइड वाला बैलेंस है जाके आपको कहाँ दिखाना होता है, लाइबिलिटी साइड में दिखाना होता है। बराबर है क्या? या आप एडमिशन ऑफ पार्टनर में वगैरह पढ़े हो? सॉरी एक सेकेंड, डेबिट चाहिए। अरे क्या लिख रहे हैं सर? इफ पार्टनर्स करंट अकाउंट शोज, सॉरी बैलेंस पूछा है, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा, तो क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा होगी तभी तो बैलेंस कौन सा साइड आएगा, डेबिट साइड में आएगा। बराबर है। तो क्रेडिट बैलेंस जो भी होगा, क्रेडिट बैलेंस जो भी होगा मतलब क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है, इसमें से आप डेबिट साइड माइनस करो तो ये बैलेंस बचेगा। तो क्रेडिट बैलेंस हम कहाँ दिखाते हैं, करंट अकाउंट में दिखाते हैं, बैलेंस शीट में दिखाते हैं। बराबर है क्या? जी सर। उसके बाद आगे बोल रहे हैं द एक्सपेंसेस पेड फॉर द ट्रेडिंग पर्पज आर नोन एज डैश एक्सपेंसेस। बताओ, जो एक्सपेंसेस हमको ट्रेडिंग पर्पज के हिसाब से आप करते हो तो उसको ट्रेड एक्सपेंस कहते हैं, या डायरेक्ट एक्सपेंस भी आप कर सकते हो। कैश रिसिप्ट विच आर रिकरिंग इन नेचर आर कॉल्ड डैश रिसिप्ट। बताओ, ऐसी कैश रिसिप्ट जो रिकरिंग है नेचर में, रिकरिंग यानी कि बार बार आपको पैसा मिलने वाला है, तो उसको रेवेन्यू बोलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले समझाया मैंने, ऐसा खर्चा हो जो बार बार आपको करना होता हो, या ऐसी इनकम हो जो बार बार आपको हो रही है, तो उसको रेवेन्यू कहेंगे। समझ में आया क्या? और कभी कभार होती है तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे। उसके बाद बोला है रिटर्न आउटवर्ड आर डिडक्टेड फ्रॉम। रिटर्न आउटवर्ड कहाँ से माइनस होता है? ठीक है, अब जैसे क्लास में मैंने पढ़ाया था तो इसके लिए तो ट्रिक बताई थी आपको। ठीक है, अब आउटवर्ड यानी क्या होता है? रिटर्न आउट हो रहा है, रिटर्न जा रहा है। रिटर्न क्या हो रहा है? जा रहा है। तो रिटर्न जाएगा कब? आप रिटर्न करोगे कब? जब आप कोई चीज़ आप परचेस करोगे। बात समझ में आई? जब आप कोई चीज़ खरीदोगे तभी तो आप रिटर्न करोगे। तो रिटर्न जा रहा है, रिटर्न वापस जा रहा है। वापस जा रहा है मतलब जब आपने परचेस किया होगा तभी आप रिटर्न करोगे। तो ये कहाँ से डिडक्ट होगा? रिटर्न आउटवर्ड आर डिडक्टेड फ्रॉम कौन से अकाउंट से? सो परचेस अकाउंट। जी सर। एक्सपेंसेस विच आर पेड बिफोर ड्यू डेट आर कॉल्ड एज प्रीपेड एक्सपेंसेस। ड्यू डेट के पहले जो खर्चे आपने पेड कर दिए उसको हम प्रीपेड कहेंगे। एसेट्स विच आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर द लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड, कौन सी एसेट कहते हैं उसको? जो लंबे समय तक बिजनेस में चलती है उसको फिक्स एसेट कहेंगे। उसके बाद आगे ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डैश एक्सपेंसेस। तो कौन से एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में लिखे जाते हैं? सो डायरेक्ट एक्सपेंस लिखे जाते हैं सर। व्हेन कमीशन इज अलाउड टू एनी पार्टनर इट इज डैश ऑफ द बिजनेस। जब भी कमीशन अलाउड होता है पार्टनर को किसी भी, तो वो बिजनेस के लिए क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है। पार्टनर को कुछ भी दे रहे हो आप, पार्टनर को अगर इंटरेस्ट दे रहे हो कैपिटल पे, प्रॉफिट दे रहे हो, या फिर कमीशन सैलरी जो भी दे रहे हो, तो वो खर्चा हो गया बिजनेस के लिए। व्हेन गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल इट इज ट्रीटेड एज डैश ऑफ द बिजनेस। बताओ, जब गुड आप फ्री सैंपल पे बांट रहे हो, दिया है फ्री सैंपल बांटना यानी एडवर्टाइजमेंट के पर्पज से अब बांट रहे हो। ठीक है, तो ये एडवर्टाइजमेंट हो गया बिजनेस के लिए। और वैसे हमने इसका इफेक्ट भी देखा है ओरिजिनल क्लास में। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय फ्री सैंपल यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखो या फिर परचेस में से माइनस करो और एडवर्टाइजमेंट में जाके प्लस कर दो। समझ में आया क्या? तो इसलिए एडवर्टाइजमेंट आएगा। आंसर इन वन सेंटेंस आपको बुक में दिए हुए हैं, आपको पढ़ के उसको रखना है। इसको हम करने वाले हैं नहीं, एग्री डिसएग्री हम अभी करने वाले हैं। ठीक है, एग्री डिसएग्री करने के बाद हम थोड़े से कैलकुलेशंस देखेंगे। कैलकुलेशंस देखने के बाद हमारा ये खत्म हो जाएगा सेशन। बराबर है? चलो आइए। सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म अकॉर्डिंग टू द कैपिटल रेशियो। अरे कितने बार बोलो रे बाबा, डिसएग्री है। करंट अकाउंट ऑलवेज शोड डेबिट बैलेंस, ये भी डिसएग्री है। करंट अकाउंट क्या हमेशा डेबिट बैलेंस बताता है क्या? आंसर इज नो। उसके बाद
इट इज़ कंपल्सरी टू हैव द पार्टनरशिप एग्रीमेंट राइटिंग, बिल्कुल नहीं है। इंडिया में पार्टनरशिप एग्रीमेंट होना ही चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, ठीक है। और होगा और राइटिंग में होना चाहिए, ऐसा भी कंपलसरी नहीं है, आप ओरली एग्रीमेंट भी कर सकते हो, ठीक है जी सर। पार्टनरशिप फर्म इज अ ट्रेडिंग कंसर्न, एकदम सही बात है। उसके बाद कह रहे हैं आपसे एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंडिचर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, ये भी बात बराबर है, क्योंकि फर्म को ये पैसा पार्टनर को देना होता है, तो खर्चा हो गया उनके लिए। उसके बाद बोल रहे हैं पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, अरे वाह, बहुत सही बात है। पार्टनरशिप जो होती है वो एसोसिएशन ऑफ 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का एसोसिएशन है, उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट अ सैलरी और कमीशन, ये बात सही नहीं है, हमेशा सैलरी और हमेशा कमीशन मिलेगा ही ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, समझ में आया क्या। उसके बाद आगे द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट रिमेन कांस्टेंट अंडर फिक्स कैपिटल मेथड, बताइए ज़रा, कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो फिक्स कैपिटल मेथड में क्या कांस्टेंट होता है, जी सर बराबर है। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर 1945, नहीं रे बाबा, इसमें तो इंडिया भी आज़ाद नहीं हुआ था 1945 में, बात बराबर है क्या, जी सर। कब आया है, 1932 में आया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिफ्लेक्ट द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, नहीं, फाइनेंशियल पोजीशन आपको कौन बताता है, बैलेंस शीट बताती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिर्फ बताता है प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ठीक है, बात समझ में आ गई, जी सर। उसके बाद अमाउंट बोरोड बाय द पार्टनर फ्रॉम हिज बिजनेस विल बी डेबिटेड टू हिज करंट अकाउंट, बताइए, जो अमाउंट आपने बोरो किया है पार्टनर ने, बोरोड बाय पार्टनर मतलब उसने घर लेके चला गया, तो क्या वो वो जो अमाउंट है तो क्या डेबिट साइड में लिखेंगे क्या, तो बिल्कुल सही है, आप कैपिटल अकाउंट बनाए हो, ड्राइंग्स आती है तो डेबिट साइड में जाती है, बराबर है, यस सर। तो उसके बाद सोल्ड बट अनडिस्पैच गुड्स मस्ट बी पार्ट ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जो गुड्स सोल्ड किए हैं लेकिन अभी अनडिस्पैच है, यानी सिंपल है कि आपने कोई गुड्स बेचे हैं लेकिन वो आपके गोडाउन में अभी भी पड़े हैं, जो पार्टी ने इसको खरीदा है वो उसको लेके नहीं गया, तो क्या हमारे वो क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट होता है या नहीं होता है, तो बताओ आंसर क्या है, नहीं। जो एक बार बेच दिया, जिसके पैसे देके चला गया कोई पर्सन, तो वो गुड्स भले ही हमारे पास है लेकिन जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर हो गई, तो वो हमारे क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट नहीं होगा, यस सर। आगे कैरियज इनवर्ड इज अ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, गलत है, कैरियज इनवर्ड परचेस के ऊपर लगता है, तो ये सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड नहीं है, ओवरहेड मतलब होता है एक्सपेंस। ठीक है, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट इज एन ऑपरेशन प्रॉफिट, क्या ग्रॉस प्रॉफिट को ऑपरेशन प्रॉफिट कहा जाता है क्या, तो नहीं, ऑपरेशन प्रॉफिट कहा जाता है नेट प्रॉफिट को, बराबर है क्या, यस सर। उसके बाद आगे ऑल डायरेक्ट एक्सपेंडिचर आर डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अरे कैसी बात कर रहे हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट नहीं होता। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स इज डेबिटेड टू द ट्रेडिंग अकाउंट, ये भी गलत है। गुड्स से रिगार्डिंग कोई भी अगर बात है तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में ही लिखते हैं, बराबर है क्या, जी हाँ सर। तो इसके साथ साथ आपके एग्री डिसएग्री भी खत्म हुए, बराबर है। उम्मीद के साथ कहता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, बराबर है, बात समझ में आ गई, यस सर। अब कैलकुलेट द फॉलोइंग है, ये कैलकुलेट द फॉलोइंग ऐसे है कि ये 5 दिए हुए हैं, पहले मैं चाहता हूँ कि आप इसको खुद से सॉल्व करिए, ठीक है, मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए और फिर हम इसको आगे बढ़ेंगे, ठीक है, समझ में आया। आप वीडियो पॉज करो, मेरा वीडियो आपको डायरेक्ट सॉल्विंग का मिलेगा, इसके बाद आप वीडियो पॉज करके पहले इसको सॉल्व करके देखो और देन मेरे आंसर्स चेक करना, ठीक है, इससे आपको इसकी अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए। हो गया सॉल्व, चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या कह रहा है आपसे, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बाय 10%, क्लोजिंग स्टॉक वाज 30,000, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। सर ये कैसा क्वेश्चन है सर, ये बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक वाज 30,000 और बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कैसे सर 30,000 होगा क्या आंसर, नहीं, देखो सिंपल है, इसका आपको थोड़ा सा एक ट्रिक सीखना पड़ेगा। इसको वॉलंटरी मेथड से हम सॉल्व करेंगे। जब भी आपको ये दिया है अंडर वैल्यूएशन, क्लोजिंग स्टॉक क्या हुआ है यहाँ पे
अंडर वैल्यूएशन मतलब उसकी वैल्यू कम लिखी गई है, ठीक है क्या, कितने परसेंट से कम लिखी गई है, तो सर 10% से। मतलब जो दी हुई वैल्यू है, कोई भी चीज़ का आप परसेंट ले लो, अपने आप में 100% होता है, बराबर है। कोई भी चीज़, जैसे कि आप पेपर कल सॉल्व करके आओगे, कितना परसेंट सॉल्व करके आओगे सर, 100% सॉल्व करके आएंगे सर, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, 100% कल पेपर सॉल्व करके आएंगे। तो हम जनरली जब हम बोलते हैं, आम इंसान जब परसेंटेज की बात करता है तो 100% बात करता है, ये सर। तो ये हम मानेंगे कि जो अपने आप में परसेंट है वो 100% है। तो ये जो वैल्यू लिखी है 30,000, ये 10% अंडर वैल्यू है। अंडर वैल्यू मतलब कम हुई है 10% से, तो कम हुई है यानी कि कम लिखी गई है, यानी कि 90% वैल्यू है ना, 90% है। और हमको ओरिजिनल वैल्यू निकालना है, ओरिजिनल कितना, 100%। तो वॉलेंटरी मेथड कैसी है, वो आपसे कहता है कि अगर 90% वैल्यू मतलब 30,000 होता है, तो 100% वैल्यू यानी कितना, समझ में आई क्या बात। अगर 90% वैल्यू यानी 30,000, तो 100% वैल्यू यानी कितना, ठीक है। तो आप इसको x मान लो, अपने x को याद नहीं करना, बस ये क्वेश्चन वाला x है, बराबर है, हाँ जी सर। तो अब इन दोनों के क्या करना है, हमेशा मल्टीप्लाई, हमेशा 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 इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है और इसको डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो अब आप करेंगे कैसे, 100 मल्टीप्लाइड बाय 30,000 डिवाइडेड बाय 90, अरे x इधर आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 33,333। बात समझ में आई। बस इतना लिख के छोड़ना नहीं है, यहाँ पे लिखना पूरा आंसर, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 33,333। डन, बात समझ में आई, यस सर। ये आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। वीडियो पॉज करके आपको लिखना है, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है जी, अगला वाला क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट 12.5% पर एनम डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो दो केस दिया आपको, 2,20,000 का डेप्रिसिएशन है, सॉरी 2,20,000 का फर्नीचर है, उसके ऊपर 12.5% लगाना है। परसेंट मतलब डिवाइडेड बाय 100, सिंपल है। अब जब आप इसको सॉल्व करो, कुछ बच्चे डर जाते, बोले सर पॉइंट आ गया क्या करूँ, अरे कुछ नहीं करना, नॉर्मल है। 2,20,000 मल्टीप्लाइड बाई, ये पॉइंट नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा, 1,000, एक जीरो बढ़ जाएगा यहाँ पे, जी सर। ये पॉइंट नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 1,000। अब आप सॉल्व कर लो इसको, 0 0 3 0 3 0 कट गए, 220 मल्टीप्लाइड बाय 125 इज इक्वल टू, कर लो, तो आएगा 27,500, बराबर है, सही है क्या, नहीं सॉरी, सही तो है, जी हाँ ये सही है, 27,500। ठीक है, उसके बाद आगे ये हो गया डन। ये डेप्रिसिएशन एकदम इजी है निकालना। अब मैं ये चाहता हूँ कि कोई बच्चा ऐसा नहीं कि जिसको डेप्रिसिएशन निकालना नहीं आता है, बराबर है क्या। फिर बोलता है 10,000 के लिए 6 मंथ के लिए निकाल लो, तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 12.5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, इसको भी कर लो। इसको भी अगर सॉल्व करेंगे, मेरे पास कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेटर से नहीं करना, आपने इसको पूरा सॉल्व करके देखना, तो आंसर इज 625। डन, तो ये हो गया। हाँ ये वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, वो कह रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर द ईयर एंडिंग 1 सितंबर। मतलब इंश्योरेंस वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ईयर एंड होता है वो होता है 1 सितंबर को, ठीक है। जो आपने पे किया है 1,500, तो बोलता है प्रीपेड इंश्योरेंस निकालो, अज्यूम करो कि आपका ईयर खत्म होता है 31 मार्च 2019 को। अब ध्यान से सुनना है बात। वो कह रहा है आपसे कि आपका ईयर खत्म होता है 31 मार्च को, ये रहा 31 मार्च, लेकिन इंश्योरेंस वाले का ईयर तो 1 सितंबर को खत्म होता है सर।
इंश्योरेंस वाले का जो ईयर है वो तो कब से ख़त्म होता है बेटा? 1 सितंबर को। अब वो पूछ रहा है कि बताओ हमने कितना प्रीपेड करके रखा है, ठीक है। तो कितना प्रीपेड करके रखा है, इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंश्योरेंस वाले का ईयर यहाँ पे ख़त्म होता है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो 1 सितंबर को शुरू होता है, 1 सितंबर को शुरू होता है और 30 अगस्त को ख़त्म होता है। अब आपने यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा इंश्योरेंस भर के रखा हुआ है। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इंश्योरेंस भरा हुआ है, कितना? 15,000 रुपये। तो इंश्योरेंस कितने महीने का भरा? 12 महीने का। तो 15,000 रुपये है 12 महीने के लिए, तो सॉरी 1,500 रुपये 12 महीने के लिए, तो 1,500 डिवाइडेड बाय 12, तो कितना आ गया? 125। और हमको कितने महीने के लिए चाहिए? यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गया एक्स्ट्रा। तो 31 मार्च से 30 अगस्त तक काउंट करो कितने मंथ होते, काउंट करो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने हो गए। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो जो आंसर आ गया वो आ गया 625। यस और नो? डन सर। जिन जिन बच्चों को शॉर्टकट करना है वो शॉर्टकट भी कर सकते हैं। 1500 इंटू 5 मंथ्स एक्स्ट्रा है, तो 5 डिवाइडेड बाय 12, खत्म का कहानी खत्म। जिन जिन बच्चों को ऐसे करना है वो ऐसे भी कर सकते हो। 1500 मल्टीप्लाइड बाय 5 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 625 रुपीज़। ओके जी हाँ सर। आगे बात करते हैं। आगे वो कह रहा है आपसे फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, परचेज इतना दिया है, सेल इतना दिया है, कैरेज इन्वेंटरी दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज रिटर्न दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है। तो ये आप कर सकते हो, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, उसमें से आप ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस निकाल सकते हो, ठीक है। यस सर। ये आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क जरूर करना, नहीं करोगे तो बच्चों को पता है क्या होता है, ठीक है। हाँ, बोरोड लोन फ्रॉम बैंक ऑफ महाराष्ट्र 2 लाख रुपीज़, 1 अक्टूबर को आपने लोन लिया, 15% उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना है, ठीक है। आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है 31 मार्च को, तो बताइए इंटरेस्ट कितना होगा। तो सिंपल है, 2 लाख पे 15%, अक्टूबर से आगे कितने मंथ होते हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 6 मंथ्स आएंगे। तो काउंट करो, 2 लाख पे 15%, तो ये आ जाएंगे 15,000 रुपीज़। ये आपका इंटरेस्ट हो गया। बात समझ में आ गई। और इसी के साथ हमारा ये फाइनल अकाउंट चैप्टर का MCQ सेशन होता है खत्म, ठीक है। अगला सेशन मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, तब तक के बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बेटा।